हमारे साथ है लोटन राम निषाद जी। निषाद जी, कल रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ और सुनने में ये आया कि जिन लोगों को करनी सेना को गिरफ्तार किया गया था उन सारे लोगों को थाने से ही जमानत मिल गई। इस कदम को आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? आपकी सांसद पे जो हमला हुआ है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन अपने काफिले के साथ कल आगरा से अलीगढ़ जा रहे थे और एक हाईवे पर टोल टैक्स पर करणी सेना और छत्री महासभा के लोग जो है टायर फेंक करके प्रदर्शन करने का काम किया। देखिए, छत्री का यह चरित्र नहीं होता कि टायर फेंक करके कायर वाला प्रदर्शन करें, लेकिन यह पूरी तरह से प्रायोजित तरीके से यह काम हुआ है और सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का काम किया। अगर उनको करना, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जो करणी सेना और छत्री महासभा के कुछ लुच्चे लफंगे टपोरी किस्म के हैं, ऐसे लोगों को जो खुली छूट दिए हुए हैं इस तरह का हुड़दंग मचाने के लिए, जाति उन्माद पैदा करने के लिए, तो ये हम लोगों को भी खुली छूट दे देंगे। हम लोग आमना सामना उनसे करना चाहते हैं। हमारी भी जो है लाल सेना जो है केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश और निर्देश का इंतजार कर रही है। जिस दिन करणी सेना का हमारे लोहिया वाहिनी से, हमारी यूथ ब्रिगेड से सामना हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज जो करणी सेना के लोग स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, रक्त स्वाभिमान की बात कर रहे हैं और जिस तरह गिदड़ बपकी दिखाने का काम करें, मैं इनका इतिहास बता दूं करणी सेना के पूर्वजों का। यह कोई युद्ध आज तक अकेले नहीं जीते हैं। इन्होंने शक शासकों से, इन्होंने जो है कि युद्ध हारा, कुशारों से हारा, बाद में आए कि मोहम्मद बिन कासिम से इन्होंने चुनाव हारा, युद्ध हारा। अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो, चाहे मुगल शासक हो, चाहे अफगान हो, चाहे फ्रांसीसी हो, डच हो, अंग्रेज, सारे लोगों से यह जो है कि युद्ध हारने का इनका रिकॉर्ड है। और पृथ्वीराज चौहान को जो अपना कुल गौरव कहते हैं, आल्हा उदल बनाफर यादव थे जो कि महोबा के रहने वाले थे। पृथ्वीराज चौहान को जो है कि 52 बार उन्होंने परास्त करने का काम किया था। लेकिन आज जो है कि सरकार के प्रश्रय से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने को छत्री कुल में पैदा होने पर अभिमान महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं और उनकी भाव भंगिमा जो देखने में आती है, संत महात्मा और एक जोगी सन्यासी का चरित्र उनमें नहीं दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है कि वह नहीं, एक बात ये बताइए कि ये जो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, राणा सांगा को लेकर विवाद है, तो राणा सांगा का विवाद कब खत्म होगा? क्यों भाई वो बार बार कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे? वो तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव को बोल रहे हैं कि जब तक आपको हम घुटने पर ला देंगे। करणी सेना ने तो ये कहा कि हम आपको घुटने पर ला देंगे और उनके एक नेता ने तो कल बाकायदे वीडियो बना के कबूला है कि हमारे लोगों ने किया है। तो इसको क्या समझ रहे हैं? देखिए, करणी सेना की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगी संगठन के लोग ही यह उड़दंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव, इन्होंने चेतावनी दिया था ना कि अखिलेश यादव का जो जीप काटेगा 5 करोड़ रुपया इनाम देंगे। कोई कहा गोली मार दे, जो मारेगा हम 5 करोड़ का इनाम देंगे। उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 अप्रैल को अखिलेश यादव जी गए, कहाँ चले गए करणी भली सेना के लोग? किस गुफा कंदरा में छिप गए? और यह सरकार बताइए कि करणी सेना के 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, निजी मुचलके पर शाम को थाने से ही छोड़ दिया जाता है। मैं एक घटना बताऊं, 5 अप्रैल की एक रितेश मौर्या करके लड़का था, सम्राट अशोक की जयंती थी, जौनपुर का रहने वाला। उसने केक को तलवार से काट दिया अपने घर के अंदर। आपराधिक मुकदमा कायम हो गया, जेल में डाल दिया गया। अभी तक जमानत नहीं हो पाई। जमानत नहीं हो पाई। तलवार से केक काट दिया अपने घर के अंदर सम्राट अशोक की जयंती पर। तो बहुत बड़ा आपराधिक मामला हो गया। और यहाँ पर एक सांसद, बताइए, उच्च सदन के सांसद के गाड़ी के काफिले पर जो है टायर फेंका जा रहा है, ईंट पत्थर फेंका जा रहा है। तो इसमें सरकार की पूरी तरह संलिप्तता है और योगी आदित्यनाथ पूरी खुली छूट दे करके भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस तरह अराजकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। और आज देख लीजिए कि पूरी प्रदेश की जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। नहीं, एक बात सुनिए, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम खुल के बात करने को तैयार हैं, तो राणा सांगा वाले विवाद पे रामजीलाल सुमन जी माफी क्यों नहीं मांग रहे? नहीं मांगेंगे, मांगना भी नहीं चाहिए। रामजीलाल सुमन को कतई पाठक जी नहीं मांगना चाहिए। इसलिए
जो इतिहास पढ़ करके तमाम लोग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, IAS IPS IFS बनते हैं, वह सिलेबस में हम लोगों को पढ़ाया जाता था। आप भी पढ़े होंगे, मुगलों का इतिहास पढ़े होंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़े होंगे। मैं भी मॉडर्न एंड मेडिएवल हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। आखिर में यह बात जब आती है, ठीक है, अकबर बाबरनामा में साफ तौर पर लिखा गया है, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना भी किए हैं, और सतीश चंद्रा करके बहुत बड़े इतिहासकार है। और एक इतिहासकार ने नहीं, दर्जनों इतिहासकारों ने, और कोई इतिहासकार हमारे आज के पीढ़ी का नहीं है, कोई पिछड़ा दलित और मुसलमान इतिहासकार नहीं है, सारे इतिहासकार बड़ी जाति के लोग हैं। और वही इतिहास हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता था। मुगलों का इतिहास पहले तो हम लोगों को 6वीं कक्षा में अरबों का आक्रमण भी पढ़ाया जाता था कि अरबों का भारत में आगमन कब हुआ, आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ। तो ये धीरे धीरे सिलेबस से अब उसको विलोपित किया जा रहा, हटाया जा रहा। राणा सांगा जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करना चाह रहे थे। दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोधी का आधिपत्य था, और इब्राहिम लोधी से जो है दौलत खान लोधी भी खार खाए था, और उनका चाचा महमूद खान लोधी भी खार खाए था। इन लोगों की दृष्टि लगी थी कैसे दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया जाए। और राणा सांगा कि मैं वीरता पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है, उनके अंदर साहस कूट कूट करके भरा था। हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, एक आंख भी चली जाती है, लेकिन फिर भी वह युद्ध के लिए बेताब हैं। इसके लिए मैं उनकी वीरता परिलक्षित होती है। लेकिन वह लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछाली, रामजी लाल सुमन ने क्यों कहा, राणा सांगा का प्रकरण क्यों आया, जब बार बार सारे भारतीय मुसलमानों को आप बाबर की औलाद कहोगे, औरंगजेब की औलाद कहोगे, तब ये कहा जाएगा कि भाई अगर सारे मुसलमान बाबर की औरंगजेब की औलाद हैं तो गद्दार राणा सांगा की आप औलाद हो कि नहीं। वो यही तो बात उन्होंने कहा। वह भारतीय जनता पार्टी वालों को कहा, कहने का उनका आशय जो था भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ उन्होंने इशारा किया। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान करने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों ने उसको मोड़ दिया। बीजेपी IT सेल के लोगों ने उसको दूसरे ढंग से परोसने का काम किया। और राणा सांगा ने बाकायदा अपने मंत्रिमंडल के लोगों से सलाह करते हैं कि हमें बाबर की सेना जो है वो छापामार लड़ाई लड़ती है। दूसरे तरीका उसका दूसरे ढंग का है। एक तरफ 10,000 की सेना, एक तरफ 500 की सेना, 500 वाला जीत जाता है। लड़ाई का तौर तरीका बाबर का एक अनोखे ढंग का था। और यह राणा सांगा ने कहा कि अगर बाबर को बुलाया जाएगा तो तैमूर वंश वालों का इतिहास है, आते हैं, लूटपाट करते हैं और लूटपाट करके चले जाते हैं। मकसद था दिल्ली सल्तनत पर वो आए, मारकाट करें, लूटपाट करें, दिल्ली पर हमारा कब्जा हो। आप बताइए कि हमें कोई बुला दिया कि 4 बाग से आप जो है हजरतगंज चौराहे पर आइए, और मैं हलवासिया हुसड़िया चौराहा से जो है कि हजरतगंज जा रहा हूँ, तो मैं तो बुलावे के आधार पर हजरतगंज चौराहा आ गया, लेकिन जिसने बुलाया नहीं आया। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? धोखेबाज कहेंगे, छली कपटी कहेंगे, गद्दार भी कहना कोई गलत नहीं है कि आप बुला लिए वहां पर। बाबर से कहते हैं, पठावा भेजते हैं कि आप जो है पंजाब के रास्ते आइएगा, मैं आगरा के रास्ते से कूच करूंगा। तो बाबर तो आ गया पंजाब के रास्ते, और पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, और बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोधी की हार होती है। दिल्ली सल्तनत पर बाबर का कब्जा हो जाता है। सारे क्षत्रिय राजा 19 थे, राजपूत राजा जो हर वहाँ के राजस्थान के, कोई जो है कि कछवाहा राजपूत है, कोई जादव राजपूत है, कोई चौहान राजपूत है, कोई सिसोदिया राजपूत है। सारे लोग जाते हैं दिल्ली दरबार में स्वागत करने के लिए बाबर का। और बाबर राणा सांगा को जब देखता है, बड़े कटु वचन कहते हैं कि भाई युद्ध के बाद तो गिद्ध, कौए, चील और गीदड़ आते हैं। यह व्यंग रहा। और इसके बाद फिर युद्ध होता है 1527 में, खानवा का युद्ध होता है। वहां बाबर की जीत होती है, राणा सांगा हारते हैं, बाबर की सेना आगे बढ़ती है, और चंदेरी पर भी शासन हो जाता है। और वहां पर मैं बताऊं कि ये रणथंभौर में चले जाते हैं, बेहोशी की हालत में बाण लगता है, ये बेहोश हो जाते हैं। और इनके सैनिक साथियों ने उठा कर ले गए गुप्त स्थान पर। जब इनको होश आया तो कहे यहाँ कैसे, तो उन्होंने बताया कि युद्ध में ये हालात हुए। तब उनको रणथंभौर ले जाया जाता है। फिर वो जिद करते हैं कि मैं बाबर से लड़ूंगा, पता करो कहाँ गया। और आते हैं कालपी, जालौन, वहां से जाते हैं इरी, झांसी। इनके सैनिक हतोत्साहित है, भयभीत है कि हम बाबर का सामना नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में युद्ध लड़ना ठीक नहीं है। और बाबर फिर लेकर के राणा सांगा को वो कालपी आते हैं, और इन्हीं के राजपूत सैनिकों ने
जहर देकर के इनको 30 जनवरी 1928 को मार डाला। तो राणा सांगा का पहला जो युद्ध हुआ है अपने भाई से हुआ है। इनके भाई जयचंद से हुआ है। ये जयचंद नहीं जो देश के गद्दार गिने जाते हैं। जयचंद इनके एक भाई जयमल और पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज एक इनके भाई, 3 भाई थे। तो राणा सांगा इनका संग्राम सिंह असली नाम था। और भाई से युद्ध हुआ। तो वहां हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं था, ये राजा का की लड़ाई थी। अपने रियासत का विस्तार हो जाए, अपने राज्य का विस्तार हो जाए। इनके अंदर राष्ट्रवाद की अगर भावना रहती तो रईस थे राजपूत राजा क्यों राजस्थान में। और मुसलमानों से रिश्ता कौन किया सबसे पहले अकबर की शादी जोधा बाई उर्फ मरियम उज्जमानी से होता है। अकबर से, उन्हीं जोधा बाई से हरका बाई भी कहा जाता है। और उसी से जो है कि मोहम्मद सलीम पैदा होता है, जिसको कि बाद में जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर की भी शादी जोधा बाई उर्फ जगत गोसाई से होता है, उससे शाहजहां पैदा होता है। तो अकबर की तो 7 पत्नियां राजपूतानी थी, जहांगीर की भी 6 पत्नियां थी, शाहजहां की भी 6 पत्नियां थी। और यह जो मुगल वंश चला है उसमें क्षत्रियों का ही खून है। तो ये लोग मुसलमानों को खुद रिश्तेदार बनाए और आज हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तो भैया देखो, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दे, पाकिस्तान शब्द का नाम छोड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं। इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान बड़ी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।